बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। जनाब, एशिया कप के बाद अगली सीरीज़ की तैयारियां जो है वो जो उरूज पर हैं। और टेस्ट सीरीज़ की अगर बात की जाए, एक तवील मुलाकात हुई शान मसूद साहब की, जो कि कप्तान रेड बॉल क्रिकेट के, मोहसिन नकवी, आकिब जावेद और इन सारे सीनियर्स के साथ। और कहा गया कि जनाब आप ही लीड करेंगे टेस्ट साइड को, रेड बॉल क्रिकेट को, और आप पे हमें पूरा एतमाद है कि जनाब आप अच्छा डिलीवर कर पाएंगे, कर सकते हैं। तो बहरहाल आज फॉर साउथ अफ्रीका टेस्ट 2 टेस्ट हैं। 12 से पहले टेस्ट का आगाज हो रहा है लाहौर के कदाफी स्टेडियम में। 12 से 16 तक ये टेस्ट खेला जाएगा, उसके बाद पिंडी का रुख कर लिया जाएगा। अच्छा, अब 18 रुकनी स्क्वाड का जो अनाउंस किया गया नाम, उसमें बता दूं कि शान मसूद कप्तान है, आमिर जमाल हैं, अब्दुल्ला शफीक है, अबरार अहमद है, आसिफ आफरीदी ये डेब्यू करने जा रहे हैं टेस्ट के लिए। आसिफ आफरीदी जो कि इस एज में यूजुअली लोग रिटायर होते हैं, लेकिन आसिफ आफरीदी साहब जो हैं वो डेब्यू करने जा रहे हैं। बहरहाल कुछ हिकमत होगी इसके पीछे, कुछ सोचा होगा डेफिनेटली। बाबर आजम की जनाब वापसी हो रही है। बाबर आजम का नाम जो यहाँ देखकर बहुत से लोग खुश होंगे, बहुत से लोग उदास होंगे, बहुत से सवालिया निशान उठाए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद है जी फैसल अकरम। फैसल अकरम का डेब्यू होने जा रहा है। ये स्पिनर जो है, ये एक अच्छी चीज़ है। हसन अली हैं, इमामुल हक वापस आ रहे हैं। जनाब बहुत कहा गया कि जनाब इंटेंट इमाम इंटेंट नहीं दिखाते, फिर उन्होंने डोमेस्टिक में रगड़ा खाया, अच्छा खासा परफॉर्म किया और अब उस 18 रुकनी स्क्वाड में इमामुल हक जगह बनाने में कामयाब हो गए। लेट्स सी प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं या नहीं होते। उसके बाद कामरान गुलाम, खुरम शहजाद हैं, मोहम्मद रिजवान की भी वापसी हो गई है, विकेट कीपर बैटर जो है। नुमान अली हैं, रोहेल नज़ीर विकेट कीपर बैटर, ये सेकंड विकेट कीपर रोहेल नज़ीर, इनको भी शामिल कर लिया गया। इनका भी डेब्यू होने जा रहा है अगर ये प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हैं तो। उसके बाद जनाब साजिद खान है, सलमान अली आ गए हैं, सऊद शकील हैं और शाहीन शाह आफरीदी हैं। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में मुझे कुछ ऐसे नाम हैं जो नजर नहीं आ रहे और उनका नजर आना जरूरी था, क्योंकि उनको रेस्ट इसलिए दिया गया था कि आप जनाब लंबी क्रिकेट खेलें, डोमेस्टिक खेलें, 4 डे क्रिकेट खेलें, मेहनत करके वापस कम बैक आप कर सकते हैं। इस पर बात करनी। इसके अलावा जनाब वही ट्रॉफी वाला मामला, BCCI ने यह मामला जो है वो दोबारा से उठा दिया है, ICC में उठा दिया, ACC में उठा दिया कि जनाब ट्रॉफी दिए बगैर ही हमें घर भेज दिया गया है, तो गलती आपकी अपनी थी सर। बहरहाल इस पर भी बात करते हैं। इसके अलावा दीगर जो खबरें हैं क्रिकेट से रिलेटेड, वुमेन क्रिकेट का आगाज़ हो रहा है, उसमें पाकिस्तान जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। श्रीलंका और इंडिया हाइब्रिड मॉडल पर यह वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। अब बिकॉज पाकिस्तान ने यह स्टांस लिया था कि वो जो है इंडिया में जाकर नहीं खेलेगा। सारी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, 18 रुकनी स्क्वाड ये कर दिया गया है, शान मसूद उसकी कप्तानी कर रहे हैं। अब इसमें 3-4 कप्तान हैं, इसमें सलमान अली आगा भी कप्तान है, इसमें मोहम्मद रिजवान भी कप्तान है, इसमें बाबर आजम भी कप्तान है, इसमें आपको मजे की बात बताऊं शाहीन शाह अफरीदी भी कप्तान है। तो इतने सारे कप्तान हैं, तो ये वाइट वॉश तो होना जरूरी है, क्योंकि ये जब इतने बड़े माइंड जो हैं वो आपस में मिल जुड़ेंगे और ये डिसीजन लेंगे, डिसीजन पावर तगड़ी होगी, तो मेरा ख्याल परफॉर्मेंस भी अच्छी आएंगी। तो सबसे पहले इन 18 रुकनी में कौन सा नाम आप ऐसा कह रहे हैं मिस है, जिसको होना चाहिए था, उसके साथ ज्यादती हुई है? देखिए, सबसे पहले जो कप्तानों वाली आपने बात की है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट की अगर आप रिवायत देखें तो वो तो यही रही है कि इसमें 6-6, 7-7 कप्तान भी इकट्ठे खेलते हुए नजर आए हैं। यानी एक ज़माने में राशिद लतीफ़, सईद अनवर, आमिर सुहेल, और फिर इनके बाद जो है वो इंजमामुल हक आगे इन कप्तान बने, मोइन खान उस टीम का हिस्सा थे। तो आधी टीम तो कप्तानों की उस ज़माने भी होती है। उसके बाद शुएब मलिक जब पाकिस्तान की टीम कप्तानी से फारिग हुए तो फिर शाहिद आफरीदी कप्तान बने, मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तानी टीम के कप्तान हैं, शुएब मलिक हैं। ये सारे एक ही टाइम पर लड़के जो है वो साथ खेलते रहे। तो इसमें मेरा ख्याल है कि रिजल्ट डिफरेंट होता था या नहीं? देखिए, ये तो आप फैसला करें कि 90s के प्लेयर्स की लेगेसी ज़्यादा बेहतर थी या आपके प्लेयर्स की लेगेसी ज़्यादा बेहतर है। अब तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो उस नहज के ऊपर आ गई है कि हम UAE और अफगानिस्तान जैसी टीमों से ट्राई नेशन सीरीज ही जीतते हैं, और जब एशिया कप आता है तो फिर हम उसमें जाहिर है कि भारत की टीम ने आपको पढ़ने डाल दिया था एक दफा। लेकिन चलिए, ये तो एस्टेब्लिश हो गया ना कि एशिया के नंबर 2 टीम तो नंबर 2 टीम तो हम ही हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इस जो स्क्वाड की बात अगर आप कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले तो याद रखें कि अभी उन्हें 18 रुकनी स्क्वाड जो है वो अनाउंस किया है, और इस स्क्वाड को ट्रिम डाउन कर दिया जाएगा, इसे कट डाउन कर दिया जाएगा। पहले टेस्ट मैच से कबल 15 का स्क्वाड जो है ये हो जाएगा। इसमें 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जिनको निकाल दिया जाएगा। ये 18 का स्क्वाड इसलिए अनाउंस किया गया है कि 8 अक्टूबर तक जो है वो ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है। उस ट्रेनिंग कैंप के बाद इसको जो है वो 15 में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और वो 15 जो है वो हतमी स्क्वाड होगा जो 2 टेस्ट मैच खेलता हुआ हमें नजर आएगा। इसमें अगर हम स्क्वाड के ऊपर देखें तो जो आउटलुक इसकी दिखाई दे रही है उसके मुताबिक तो हमें यही लग रहा है कि यहाँ पर भी वही स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जाएगी जो माजी में इंग्लैंड की टीम के खिलाफ इस्तेमाल की गई, कि पाकिस्तान यहाँ पर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का जब दौरा हुआ था कि पाकिस्तान जो है वो स्पिन डोमिनेट विकेटें बनाएगा और उसके और अपना जो अच्छा, अब ये बात जो है वो 2 लोगों को देख के करें, चले 3 कर लो। अगर आसिफ आता है उन 15 में, तो साजिद और नुमान के अलावा तो और ऐसा कोई बंदा नजर नहीं आ रहा जिसकी बेस पे आप कह सकें कि अगेन हम उस पे जाएंगे कि जनाब ऐसे 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 और मैच आपका। देखें, आपने यहाँ पर साजिद और नुमान खत अबरार को भी टीम का हिस्सा बनाया, और साथ आप एक यंग फैसल अकरम को डेब्यू करवाने जा रहे हैं।
तो जाहिर है कि जब आप किसी यंग लड़के को डेब्यू करवाने जाते हैं तो फिर उसको उस टाइम कंडीशन में डेब्यू करवाते हैं, मतलब होना तो यही चाहिए। हम तो खैर कहीं भी डेब्यू करवा देते हैं। हमने जफर गौहर को क्राइस्टचर्च में डेब्यू करवा दिया था, उस बेचारे को वहाँ पे कोई स्पिन नहीं मिला था, उसके बाद एक टेस्ट हमने उसको खिलाया और उसके बाद वो दोबारा टीम में कभी नजर नहीं आया। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने पूरा एशिया कप गुजार दिया, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने सुफियान मुकीम को खिलाना गवारा नहीं किया, क्योंकि शायद मुस्तकबिल में शादाब खान ने टीम में वापस आना, तो ये ना हो कि सुफियान मुकीम को ऐसी परफॉर्मेंस दे जाए कि उनको टीम में लाना जो है वो मुश्किल हो जाए। तो हम तो कहीं भी डेब्यू करवा दें, लेकिन होना ये चाहिए कि इस तरह के प्लेयर जो भी 22 साल का है फैसल अकरम, उसका अभी सिर्फ जो है वो T20 ODI का डेब्यू पाकिस्तान के लिए हुआ है, जिसमें 3 मैच उन्होंने खेले थे, 5 आउट किए थे जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने। उसके बाद से वो भी टीम के करीब हमें नजर नहीं आए। तो होना तो ये चाहिए कि इस तरह की कंडीशन में उनको डेब्यू करवाया जाए जहां पर उन्हें थोड़ी सी हेल्प भी मिले, ताकि उनका जो मोराल है वो भी आप हो, उनका स्किल भी टेस्ट हो कि जहां पर उनको हेल्प मिल रही है क्या वहां पर भी वो अच्छी बॉलिंग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ये तो एक वक्त के साथ साथ डेवलप होने वाला स्किल है ना, कि जहां पर आपको हेल्प ना मिल रही हो वहां पर भी आपको अच्छी बॉलिंग करनी है। उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, जो कि अभी इन लड़कों में नहीं है, क्योंकि फैसल अकरम ज़ाहिर नॉट फर्स्ट क्लास मैच अभी खेले हैं, बहुत ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर आप इस टीम की आउटलुक को देखते हैं तो आपको यही लगता है कि ये 4-5 नाम साथ लेके जाने का मकसद तो ये है कि आप स्पिन डिपार्टमेंट के ऊपर ही रिलाई करेंगे, और इसमें कोई बुराई नहीं है जब आपकी फास्ट बॉलिंग का जो अटैक है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो अंडर परफॉर्म कर रहा है हमेशा से, और पाकिस्तान जो है वो इस के मुताबिक मैचेस जीतता भी आ रहा है। और ये वाली सीरीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये नया साइकिल शुरू होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का 2025 से 27 तक का, और इसमें अगर पाकिस्तान ये 2 होम टेस्ट मैचेस जीतने में कामयाब हो जाता है तो ये एक अच्छा स्टार्ट होगा पाकिस्तान के लिए साउथ अफ्रीका जैसी टीम के अगेंस्ट, जो कि आपको पता है कि डिफाई चैंपियन भी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। बिल्कुल, अभी उन्होंने लॉर्ड्स में जो है फतह हासिल की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा आगाज हो सकता है, गो के मुखालिफ टीम जो है वो आसान टीम नहीं है, तगड़ी टीम है, लेकिन यहाँ पर आपकी होम एडवांटेज आपको हासिल है। आपने लावलपिंडी और लाहौर के अंदर टेस्ट मैच खेलने हैं, तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी की पिचें बना के यकीनन इस टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज़ के साथ जो हमने टेस्ट मैच खेला था आखिरी, उसमें आपको याद होगा कि स्पिन हमने ट्रैक बना तो लिए थे, लेकिन हमारे अपने बैट्समैन भी जो है वो स्पिन खेलते हुए स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे, और वेस्ट इंडीज 2 मैचेस की सीरीज यहाँ से 1-1 से बराबर करके गई थी। और ये वेस्ट इंडीज की वो सीरीज है जो अब नेपाल से आकर T20 की सीरीज जो है वो हार जाती है, उनके क्रिकेट लेवल भी यहाँ तक आ गया है। तो अनफॉर्चुनेटली हम जिस तरह की भी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहते हैं उसके अगेंस्ट हम स्किल सेट पैदा करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं अभी तक। अगर आपको स्पिन विकेटें बनानी है तो आपको स्पिन खेलने के लिए वाले प्लेयर्स भी चाहिए, और अभी एशिया कप में हमें नजर आया कुलदीप यादव एक ही ओवर में आके 3 खिलाड़ी आउट कर गए। आपको एशिया कप में मुस्तकिल ये नजर आया कि आपके प्लेयर से जो है वो जब बॉल निकल रहा है, रिलीज हो रहा है हाथ से, तो वो रीड नहीं हो पा रहा है कि ये किस किस्म का बॉल आपके पास आने वाला है। तो ये वो बुनियादी खामियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है, और ये जो कैंप लगाया जा रहा है इसमें हो सकता है कि इसके ऊपर काम हो जाए। अच्छा, स्पिन को खेलने वाले आपने कहा कि तगड़े चाहिए, तो फिर बाबर आजम को किस तरह से क्या सोच कर डाल दिया गया? खैर, इससे हटके इमामुल्लाह की बात करें। देखिए, बाबर आजम के साथ ये जो चीज अटैच हो गई है ना कि वो स्पिन को नहीं खेल सकते हैं। बाबर आजम माजी में स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर परफॉर्म करते भी रही हैं। पाकिस्तान ने जो श्रीलंका में आखिरी टेस्ट सीरीज जीती थी 2-0 से, उसमें बाबर आजम ने परफॉर्म किया था। पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी आउट हो गए जब बाबर आजम ने आखिरी विकेट पे पार्टनरशिप लगाई थी, तो वहां और उनके साथ जो प्रभात जसूरिया थे वो लंबे लंबे स्पेल कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि बाबर आजम के साथ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या बाबर आजम स्पिन के अगेंस्ट फंसते हैं। जाहिर है उनकी जो परसेंटेज है बॉल खेलने की वो स्पिन खेलने की ज्यादा है टेस्ट मैचेस के अंदर, तो इसलिए वो स्पिनर ज्यादा आउट होते हैं। ये प्रॉब्लम जो है ये समटाइम मेंटली होती है, और हो सकता है कि ये जो ब्रेक लेकर बाबर आजम आए हैं इसके बाद हमें बाबर आजम ज्यादा बेटर शेप में नजर आए, और हमें यही उम्मीद रखनी चाहिए कि बाबर आजम यहां पर आकर रन करेंगे। बाबर का रन करना पाकिस्तान के लिए जरूरी है, किसी के साथ एजेंडा के लिए जरूरी नहीं है। बेस्ट इंशाल्लाह। अच्छा, ओपनिंग स्लॉट में अगर इमामुल हक कामयाब होते हैं प्लेइंग 11 में हिस्सा बनाने में, तो यूजुअली क्या होता था? इमामुल हक के साथ अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग स्लॉट में आते थे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आखिरी सीरीज हुई थी उसमें इमामुल हक को ड्रॉप किया गया था पाकिस्तान की टीम से, उस फॉर्मेट से जिसको खेलने के वो माहिर हैं, और उन्हें जो है ड्रॉप किया गया था ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज हुई थी उसकी बुनियाद पे। हालांकि वहां भी उन्हें 1-50 कर दिया था। तो इमामुल हक को बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ड्रॉप किया गया उनके इस की वजह से कि उनका इंटेंट जो है वो नजर नहीं आता है। तो उसके बाद की जितनी भी सीरीज हुई हैं उनमें अपने प्लेयर्स के इंटेंट निकाल के आप देख लें। अब इमाम एक ऐसी केस स्टडी है हमारे सामने कि जिसमें साहबजादा फरहान परफॉर्म करके उसने जगह बनाई अपनी T20 के अंदर। गो के पाकिस्तान जब बांग्लादेश गया था तो वहां पर साहबजादा फरहान को नहीं खिलाया गया था, हालांकि वो परफॉर्म करके आ रहे थे PSL के अंदर, और जब वहां पर भी हम 2 मैच हार गए, हम सीरीज हार गए, तब हमें याद आया कि साहबजादा भी हमारी टीम का हिस्सा है, तो उसने फिर आगे तीसरे मैच में 50 कर दिया था, जिसके बाद आपको टीम में रखना मजबूर। लेकिन वेस्ट इंडीज में भी साहबजादा फरहान दोबारा पहले मैच में टीम का हिस्सा नहीं थे, और उनको दोबारा मैच खेलने के बाद टीम का हिस्सा बनाना पड़ा था।
तो इमामुल हक जो है वो भी इस तरह की एक केस स्टडी है कि जो अपनी मेहनत की बुनियाद पर, अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, ये वहाँ पर खेल रहे थे, काउंटी खेल रहे थे इंग्लैंड में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप वापस आएँ यहाँ पर, काउंटी से वापस बुला के इन्हें ग्रेड 2 का टूर्नामेंट खिलाया गया और ग्रेड 2 के टूर्नामेंट में भी दोबारा इन्होंने आगे 300 रन की बारियाँ ली, तो उसके बाद अब ये पाकिस्तान की टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। तो हमने जिनको टीम में रखना होता है उनको हम 28-28, 30-30 चांस देते हैं बगैर परफॉर्म किए, और जिनको हमने नहीं रखना होता उनको फिर हमने इस तरह के परफॉर्मेंस के बावजूद अब तो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे डाली इमामुल हक ने कि उनको टीम में रखना टीम मैनेजमेंट की मजबूरी बन गया। अब जाहिर है कि इमाम को टीम में रखा है तो इमाम, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, ये सारे ओपनिंग करते हैं, तो अब इनमें से किसी न किसी को एडजस्ट करना पड़ेगा और यही लगता है कि शान मसूद जो है वो अपनी पोजीशन को रीएडजस्ट करेंगे अब्दुल्ला शफीक और इमाम के लिए। बिल्कुल ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो चूंकि आज की बात हो रही है तो इमाम को ड्रॉप करके जिनको खिलाया गया था उनका नाम था मोहम्मद हुरैरा। लास्ट वेस्ट इंडीज टेस्ट की अगर बात की जाए तो मोहम्मद हुरैरा इस पूरे 18 रुकनी में मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। तो क्या ये वो क्राइटेरिया है कि एक सीरीज में अगर एक यंगस्टर फ्लॉप होता है तो उसको फिर भूल जाते हैं, और अगर एक टूर्नामेंट कोई पूरा फ्लॉप होता है तो उसको फिर भी कैरी किया जाता है? इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। जी स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान स्क्वाड के हवाले से फॉर द सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। 2 टेस्ट, 3 वनडे, 3 T20 सीरीज ये होने जा रही है, और पहला जो टेस्ट मैच है वो खेला जाना है कदाफी स्टेडियम लाहौर में। हम प्लेइंग 11 और स्क्वाड की बात कर रहे थे तो अहमद सईद साहब, इमामुल हक, वही इंटेंट का मसला था, इंटेंट की बिना पर इनको बाहर निकाला गया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ये वो वाहिद बैटर थे जो कंपैरेटिवली बाकियों से अच्छा खेले, उसके बाद इनको ड्रॉप किया गया अगेंस्ट वेस्टर्न सीरीज। और मोहम्मद हुरैरा को देख पे जाने से पहले सवाल यह था कि हुरैरा अब कहां पे है, क्या हमने उस पर इन्वेस्टमेंट की? उनका डेब्यू कराकर हम हमेशा क्यों करते हैं कि भूल जाते हैं। आपने जफर गौर की एग्जांपल दी, हुरैरा भी उन्हीं फहरिस्त में शामिल है, तो ऐसा क्यों? देखें, ये तो वो बता सकते हैं जिन्होंने टीम बनानी होती है, और जाहिर है कि हर नई आने वाली मैनेजमेंट जो है वो ये चाहती है कि वो अपनी मर्जी के प्लेयर, अपनी मर्जी के कोचिंग स्टाफ, अपनी मर्जी का जो एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट है वो लेकर आए। तो इस वक्त जो है ये जो अजहर महमूद साहब है, ये इंटरिम बेसिस के ऊपर पाकिस्तान के रेड बॉल के। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है मेंटोर गए और हुरैरा भी गए हैं? बस आपने बहने से तौर पे पूरी बात चूंकि कह दी है तो मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अजहर महमूद साहब जो हैं वो पाकिस्तान के इस वक्त इंटरिम रेड बॉल के कोच हैं। अच्छा। और इनकी जो पहले भी खिदमात रही हैं पाकिस्तानी टीम के साथ, पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका जब गई थी उस वक्त भी ये टीम के हेड कोच थे। तो अब इनके पास एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। वैसे तो अभी तक कोई ऐसी खातिर खा कारकर्दगी नहीं है इनकी, ये भी काफ़ी अरसे से आकिब जावेद साहब की तरह पीसीबी में काम कर रहे हैं किसी न किसी अंदाज में, लेकिन कोई ऐसी मेंटोर्स को तो फारिग कर दिया गया है। उनकी तनख्वाहों को भी जो है वो उसका बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था, उनको फारिग कर दिया गया। लेकिन जो लोग इतने अरसे से पाकिस्तानी टीम के साथ हैं और पाकिस्तानी टीम को वो परफॉर्मेंस तो कुजा एक प्लेयर भी नहीं दे पाए, कोई ऐसा नाम, कोई ऐसा प्लेयर जिसको अजहर महमूद साहब क्रेडिट ले पाए कि ये प्लेयर तैयार किया या उन्होंने उसको टीम में आने का मौका ही चलें फराहम किया, तैयार करने को भी छोड़ दें। ये 4-4, 5-5 साल से बैठे हुए लोग जो पीसीबी के अंदर पता नहीं कौन सी ऐसी इनके पास सलाहियतें हैं, कौन सी ऐसी खूबियां हैं जिनकी वजह से पीसीबी को इनको रिप्लेस करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। तो जब तक ये लोग बैठे हुए हैं, जब तक इनकी चांदी लगी हुई है, उस वक्त तक ये वाले जो मसाइल हैं कि एक प्लेयर को जो है वो टीम में लाया, उसको एक सीरीज़ खिलाई, फिर बाहर निकाल दिया, इस तरह के न जाने कितने प्लेयर हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं पाकिस्तान में। अभी हाल ही में मैंने आपके सामने तबसरा किया है कि सुफियान मुकीम बेचारे का क्या कसूर है, कौन सी ऐसी उससे गलती हुई है, कौन सी। अच्छा, जिन कंडीशन में अबरार अहमद परफॉर्म कर सकता है वहाँ पर सुफियान मुकीम परफॉर्म नहीं करता। और आपने नवाज, अभी पाकिस्तान ने जब फाइनल मैच खेला है, आपके स्पिनर्स जो हैं वो जब रन रोक रहे हैं तो आपने साइम अयूब से चौथा ओवर क्यों नहीं कराया? अगर आपने साइम अयूब के ऊपर ही बैंक करना है, आपने मोहम्मद नवाज से बॉलिंग क्यों नहीं करवाई है? मोहम्मद नवाज से आपको क्या खतरा है? उससे कहीं यह खतरा तो नहीं पैदा हो गया कि वो शादाब खान के रास्ते का रिकॉर्ड बन जाएगा? तो अब चूंकि वो सारी बातें हो चुकी हैं, इवेंट खत्म हो चुका है, तो ये जो अकाउंटेबिलिटी करनी है इसका आगाज़ कब होगा, कब इसके ऊपर बात होगी? माइक हसन साहब कब जाके ये रिपोर्ट पेश करेंगे कि पाकिस्तानी टीम में ये शॉर्ट कमिंग्स रही हैं, इसको इस तरह से ठीक करना है? डेटा के ऊपर और इस तरह की चीज़ों के ऊपर तो बहुत दिलाया करते हैं, बस वर्ड्स के ऊपर। अब टूर्नामेंट खत्म होने के बाद क्यों ये खामोश रहेगी? देखें, जब तक आप ये तस्लीम नहीं कर लेते ना पाकिस्तान पहला मैच हारा इंडिया से, हमने हैंडशेक का मसला बना दिया। पाकिस्तान दूसरा मैच इंडिया से हारा, हमने फिर वही पॉलिटिसाइज करने वाला इशू जो है वो अंदर ले आए। पाकिस्तान तीसरा मैच हारा, हमने जो है वो दोबारा से ट्रॉफी वाला इशू और मेडल वाला इशू ऊपर ले आए। और ये इशू इतने डिस्कस हुए मीडिया के अंदर, इतने ऊपर आ गए कि पीसीबी में आके 48 घंटे गुजर गए हैं, पीसीबी में आके किसी ने ये बताना गवार नहीं किया कि हम ये क्यों हारे हैं एशिया कप,
क्यों हम इस नहज के ऊपर आए हैं कि हमें एक ही टीम जो है वो आके बार बार हरा देती है, और क्यों हमसे ये वाली मिस्टेक्स होती हैं जो शायद यहाँ क्लब क्रिकेट के बच्चों को भी अगर बताई जाए तो वो भी इससे ज़्यादा बेहतर गेम सेंस रखते हैं, ज़्यादा बेहतर क्रिकेटिंग एक्यूमन रखते हैं। लेकिन अब न जाने कौन सी ऐसी खामोशी है कि जिसकी वजह से, तो अगर इस तरह ही करना है तो फिर ये जो आपने इस तरह के 18-18, 15-15 के स्क्वाड बनाए हुए हैं, इनको फिर आप खिलाते जाएं अपनी मर्जी से और जो नताइज आते जाएं, बस हम जो फैंस हैं बेचारे उन्हें एक प्रेस रिलीज के जरिए बता दिया करेंगे आज ये मैच हुआ है। क्योंकि जब तक आप कामयाबी नहीं लाएंगे, जब तक आप रेलेवेंट नहीं रहेंगे फैंस के साथ, उस वक्त तक आपका हाल दूसरी स्पोर्ट जैसा होगा। और ये होना शुरू हो गया है। पाकिस्तान के लोग क्रिकेट देखना छोड़ देंगे अगर पाकिस्तान की टीम नहीं जीतेगी। पाकिस्तान के लोग क्रिकेट से जो जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं वो बाय टाइम खत्म हो जाएगी। और इसका एक और नुकसान ये होगा कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास स्पॉन्सर्स आते हैं वो आना बंद हो जाएंगे। आप हीरोज क्रिएट नहीं करेंगे, आप रिजल्ट्स नहीं लाएंगे, तो आपकी इकोनॉमी भी खराब होगी। ये जो आप बार बार T20 लीगें और T20 को बीच में ले आते हैं ना कि ये कमर्शियली वायबल है, तो ये कोई कमर्शियली वायबल नहीं रहेगा अगर आप जीतना शुरू नहीं करेंगे तो। और ये वो हरकतें हैं जिनकी वजह से एक प्लेयर लाया, उसको कोई पता नहीं है कि वो किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आया। मोहम्मद नवाज किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आए थे पाकिस्तान की टीम में एशिया कप से पहले, छोड़ देंगे चले, उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो उनको कंडीशन वहाँ सूट करती थी, उन्हें अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन मोहम्मद नवाज किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, किस मेरिट की बुनियाद पर पाकिस्तान की टीम में आए थे। और अभी जो आपने 18 की टीम बनाई है, आसिफ अफरीदी किस मेरिट पे आया पाकिस्तान की टीम में, PSL की। और ये जो लड़के, आप आसिफ अफरीदी को छोड़ दें, बाबर रिजवान को टीम से आपने ड्रॉप किया, बाबर रिजवान क्या करते रहे हैं इस ड्रॉप होने के दौरान में पाकिस्तानी टीम के लिए? ये जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक का पूरा कैलेंडर होता है, इसमें इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है पिछले 4-5 सालों से? और आपने तो अभी ये डोमेस्टिक को इज्जत देने वाला जो नारा आपने लगाया है, इन प्लेयर्स में से कौन सा प्लेयर ऐसा है जो पाकिस्तान में रेगुलर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है? कौन सा प्लेयर ऐसा है जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके आइडेंटिफाई करके आता है कि ये वो लड़के हैं, बीइंग अ सीनियर प्लेयर, ये वो लड़के हैं जो पाकिस्तानी टीम को सर्व कर सकते हैं? इनका मैं डिस्कस करूंगा कोच के साथ, कप्तान के साथ। और कप्तान ने फिर आगे कह देना है, पिछले साल आपको याद है बांग्लादेश के साथ हमारा व्हाइट वॉश हुआ था, तो उन्होंने आकर कह दिया था कि भाई हम तो 8 महीने बाद खेल रहे हैं, हमें नहीं पता कि टीम को। तो भाई आप 8 महीने क्या करते रहे? शान मसूद साहब इन 6-8 महीनों में, जो आखिरी टेस्ट मैच हुआ है वेस्ट इंडीज के साथ जो खत्म हुई थी फरवरी में सीरीज, शान मसूद साहब इस दौरान क्या करते रहे हैं? कौन सी परफॉर्मेंस है शान मसूद की? कौन सी ऐसी, कप्तान है ना, कितने प्लेयर आइडेंटिफाई किए उन्होंने इस दौरान? कितने डोमेस्टिक के मैच उन्होंने जाके देखे हैं इस दौरान? कितने जाके उन्होंने पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के जो मैच ग्रेड 2 के मैचेस हुए हैं उनमें कितने मैचों में वो गए हैं? पाकिस्तान के सिलेक्टर जो हैं वो ग्रेड 2 कितने मैच जाके उन्होंने देखे? अजहर महमूद साहब ने कौन से मैच हैं जो डोमेस्टिक में जाके देखे हैं? तो कहाँ से प्लेयर लेकर आएंगे, कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे? दिलचस्पी नहीं है जब उनके प्लेयर लेकर आने में, और जब प्लेयर लेकर आने में दिलचस्पी नहीं है तो फिर वो 11-12 जो पसंदीदा चेहरे हैं ना, वही आपकी टीम का हिस्सा रहेंगे। फिर ये इस तरह के लड़के आएंगे। अभी भी जो 11-12 हैं वो पसंदीदा चेहरे ही होंगे, उसमें वही रिवायती अंदाज में वापस बाबर आजम आएंगे। तो ये जो 18 में से 15 करने हैं और 15 में से 11 करने हैं, किस लिए करने हैं? ये इसीलिए करने हैं कि जिन लड़कों को पहले से आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है, जो कप्तान, जिसकी कप्तान माइक हेसन को अगर आप देखें तो आपको नजर आता है कि माइक हेसन के अंदर कोई इस तरह की सलाहियत होगी कि वो ये डिसीजन ले सकते हैं कि मैं यही 11 खिलाऊंगा आज। माइक हेसन को तो एक लिखी लिखाई टीम मिलती है, वो उसके ऊपर आगे साइन कर देते हैं। यही अब आपको यहाँ पे टेस्ट टीम में नजर आएगा। अजहर महमूद, आकिब जावेद, ये 2 लोग बैठेंगे, मैं बहुत ओपनली बात कर रहा हूँ, ये 2 लोग बैठेंगे, ये 11 बनाएंगे और वो 11 आपको खेलते हुए नजर आएगी। इर्द गिर्द जितने लड़के मजे। अच्छा, तो नसीम शाह का क्या मसला है? कोई इंजरी का मामला है, उसको क्यों हम भूल गए? अब तो बिल्कुल उसको साइडलाइन करा दिया। यही तो मौका था, होम सीरीज है, होम ग्राउंड पर अच्छा परफॉर्म करके कमबैक कर सकता, वो हमारा एसेट है। तो नसीम कहाँ पर रहे ये सारी सूरत हाल में? देखिए, नसीम T20 खेल रहा है, वो लीगें खेल रहा है, कैरेबियन प्रीमियर लीग वो खेलने गया। तो सारे हमने कैंसिल कर देने। NOC तो अब आके आपने कैंसिल किया ना एशिया कप बाद। और ये मैं आपको बताऊं, ये भी सिर्फ तवज्जो डाइवर्ट करने वाली बात है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं रोक सकता इनको बिग बैश खेलने से। आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रोक सकता है बाबर आजम को बिग बैश खेलने से? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रोक लेगा शाहीन अफरीदी को बिग बैश खेलने से। अभी ये सीरीज होनी है सारी T20 फॉर्मेट की भी अगर आप बात करें, अगर रेलेवेंसी की आपने दिसंबर से हो रहा है बिग बैश। जी हाँ, आपने रेलेवेंसी की अगर डिबेट दरमियान में लेकर आनी है तो इसके बाद अभी होनी है सीरीज। ये 3 T20 आपने खेलने हैं साउथ अफ्रीका से, उसके बाद आपकी ट्रायल सीरीज है, इन में आप परफॉर्मेंस देख लीजिएगा और फिर आप फैसला कर लीजिएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतनी जुर्रत है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको रोक सके T20 लीग खेलने से? ये सारे तवज्जो डाइवर्ट करने वाली बातें हैं। जब आप चीज़ों को ठीक ना करना चाहते हो ना, फिर आप इस तरह के नॉन इश्यूज लेकर आते हैं। भाई ट्रॉफी नहीं दी तो ट्रॉफी आपकी थी, ट्रॉफी तो जो टीम जीती है उसने अपनी बर्तरी साबित की आपको 3 दफा हरा के। आप अब इसके ऊपर बात करें ना, ठीक है उन्होंने उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, हमने भी उसके ऊपर बहुत बात की है, बहुत फजूल लोग हैं वो, उसको छोड़ दें। भाई आपने अपने आप को भी ठीक करना है ना, बिल्कुल। तो अपने आप को ठीक करने का जब तक आप चीजों को तस्लीम नहीं करेंगे ना कि हमारी चीजें खराब हैं,
उस वक्त तक ये ठीक नहीं हो सकती हैं, और रवैयों से अभी तक नहीं लग रहा कि ये इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं कि हमारे क्रिकेट में कोई मसला है। बहरहाल जी, ये तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। कल के शो में जरा मजीद इसको हम जरा स्क्वीज करने की कोशिश करेंगे, आखिर वो कौन से ऐसे नगीने हैं गुड बुक्स में आ रहे हैं और वही जो है वो आगे फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा होंगे, और जो नए चेहरे हैं शायद उनको मौका ना मिले, वही दोबारा से बाबर रिजवान, नसीम, शाहीन, ये वो चेहरे वापस आते हुए हमें दिखाई देंगे और यही आगे पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करेंगे। इस पर फर्दर हम कल के शो में बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।